सो गाइस ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर है। तो ये पेपर सॉल्व करके मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। एमसीक्यू टेक्निक्स से अगर जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर 21 का पेपर है। 1 घंटे का पेपर होता है, 1 आवर का एग्ज़ाम होता है और ये अपना वेरिएंट है। सो फर्स्ट अगर मैं ये बात करूँ, लाइन एक्स एक्स इज़ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी कर्व की बात करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ अ वर्कर पिकिंग पीस एंड बीन्स। दो कॉन्सेप्ट इसने लिंक किए हैं, पीस बना रहा है एंड बीन्स की बात कर रहा है। इन एंड 10 आवर्स वर्किंग डे, बोले 10 घंटे में ये दो प्रोडक्ट बनाए हैं। 10 आवर्स वर्किंग डे, क्या 10 घंटे के अंदर ये प्रोडक्ट बनाए हैं इसने। फिर पूछा है व्हाट वुड कॉज। अब अगर डायग्रामेटिकल देखें तो हमेशा मैं अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देखूं, एक्स और एक्स पे था, ये दो पॉइंट मैंने मार्क किए, एक्स और एक्स को मार्क कर दिए मैंने। एक्स पे ये पॉइंट था, ये पॉइंट पे था और एक इस पॉइंट पे था। एक्स के दोनों के एक्स के मार्क कर दिए, दोनों के मैंने एक्स मार्क कर दिए। अब एक्स से वाई पे जा रहा हूँ, तो इट्स मीन एक्स से वाई पे जा रहा हूँ, जिसका मतलब क्वांटिटी क्या हुई है, बड़ी है। तो इसका मतलब मेरे पास क्वांटिटी बढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ पीस, तो बेसिकली इस मीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मेरा शिफ्ट हो रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मेरा शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। दूसरे नीचे फेस में एक्स से वाई का एरो इधर आ रहा है, एक्स से पे वाई पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी कम हुई है। जब इसकी क्वांटिटी कम हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्वांटिटी कम होगी तो इसमें मीन मेरा पीपीसी क्या होगा, शिफ्ट होगा। पीपीसी जो शिफ्ट होगा वो किसकी तरफ होगा, इन्वर्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब मेरी प्रोडक्शन कम हो गई है। पीपीसी शिफ्ट होना, इट्स लाइक मेरा पीपीसी शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इन्वर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या, मेरी प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोडक्शन कम हो रही है तो इट्स मीन लाइक मेरा पोटेंशियल लेवल क्या हो रहा था, जब मैं पोटेंशियल लेवल से कम प्रोडक्शन कर रहा था, पोटेंशियल लेवल कम हो गया। यहाँ पे आपका पीपीसी शिफ्ट होना, तो इट्स मीन लाइक आउटवर्ड की तरफ जा रहा, और इसका मतलब मेरे पास क्या, प्रोडक्शन मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेरी प्रोडक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, व्हाट कुड कॉज द वर्कर्स पीपीसी टू शिफ्ट टू द लाइन वाई वाई। किस वजह से पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, वाई वाई पे जा सकता है। सो इट्स मीन लाइक मेरे पास जो लाइन थी, अगर हमने ये मार्क करते हैं, हमारे पास जो लाइन था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि लाइन थी वो ये एक्स पे ये वाली लाइन थी। अब एक्स से मेरे पास किसकी तरफ चला गई, वाई वाई की तरफ चला गई। इट्स मीन लाइक मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई थी। मेरी यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होती है, इस शेडेड में अगर मैं इसको शेड करता हूँ, पूरा शेड करता हूँ, ग्रीन से शेड करता हूँ, इस मीन लाइक मेरी प्रोडक्शन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और यहाँ पे मेरी प्रोडक्शन क्या हो रही थी, इस मीन लाइक मेरी प्रोडक्शन जो ब्लू से शेड किया, इसका मतलब मेरी प्रोडक्शन कम हो रही थी। सो अगर हम बात करें, पहले हम 6 पढ़ते हैं। अ डिक्रीज इन द वर्कर वर्किंग आवर्स टू 8 पर डे एंड अ मशीन डेट इंक्रीज द वर्कर पीस पिकिंग प्रोडक्टिविटी। तो एक डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स, कम घंटे काम कर रहा था मशीन जब आई, जिसकी वजह से आपने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन की, किसकी की, पीस की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये ए करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने ज़्यादा कम घंटे काम किए, तो जब भी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो रहा है, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रही थी। तो ए हो सकता है अगर मैं इस पर स्टार बना दिया। फिर बोला मशीन डेट इंक्रीज द वर्कर पीस पिकिंग प्रोडक्टिविटी ओनली। मशीन से इंक्रीज होगी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करें, मशीन से वर्कर्स की क्या होगी, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो गाइस मैं बोल सकता हूँ मशीन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। हाँ, ये भी स्टार बना सकता हूँ, मशीन इज़ दी वन जिससे लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ये बात सही कह रहा है, लेकिन मशीन से हमारे पास सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी खाली, तो इसका मतलब मशीन से घंटे भी तो कम होंगे। एक बात फिर बोला, न्यू वर्क स्केड्यूल वेयर द वर्कर स्पेंड्स MCQ 6। अ न्यू वर्क schedule where the worker spends 6 hours per day picking peas and only 4 hours picking beans।
बोले अ न्यू वर्क स्केड्यूल, एक नया काम स्केड्यूल किया जहाँ पे वेयर द वर्कर स्पेंड 6 आवर्स, 6 घंटे लगाए पर पिकिंग द पीस एंड ओनली 4 आवर्स पिकिंग द बीन्स। तो प्रोडक्शन तो बीन्स की कम हो रही थी, तो इसका मतलब ये आंसर MCQ सी बिल्कुल गलत हो गया। अब रिडक्शन इन वर्किंग टू 8 पर डे ओनली, रिडक्शन हुई है तो इससे किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है इसने नहीं बताया। पीस की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ रही थी यहाँ पे, तो इसने ये नहीं बताया, तो ये गलत है। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या आया हुआ, अब मशीन ए और बी में से आंसर। अ डिक्रीज इन वर्किंग आवर 8 पर डे, ए में बोलते हैं मशीन डेट इंक्रीज द वर्कर्स, मैंने बात की पीस पिकिंग प्रोडक्टिविटी, पीस की पिकिंग पर प्रोडक्टिविटी, पूरा कंप्लीट सेंटेंस के साथ बोला। इसने बोला जब हमने नंबर ऑफ आवर्स कम हुए तो पीस की प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो इट्स मीन लाइक मेरे पास कौन सा आंसर है, मैंने बात की ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ए इज़ अ करेक्ट आंसर रिकग्नाइज होता है। नेक्स्ट MCQ बोलता है व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ मनी। भाई मनी जो होता था हम कहते थे एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, मनी की डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू में हम अपने एक्सचेंज करते हैं गुड एंड सर्विसेज। तो डिविजिबिलिटी ये कैरेक्टरिस्टिक में आता है, ये मनी का कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन में ये नहीं आता। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है मेरे पास। ड्यूरेबिलिटी, ज़्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए, एवर लास्ट होना चाहिए, टाइम पीरियड तक चलना चाहिए, ये भी हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आइडेंटिफाई करते हैं। पोर्टेबल, हम कैश एंड कैरी आराम से कर सकते हो, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक में आता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है हमारे पास किस में आता है, फंक्शन में आता है। हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे पास, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक फंक्शन होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज से रिप्रेजेंट के मीडियम एक्सचेंज क्या कहता है, आज जब आप एक्सचेंज कर सकते हो, जब एक्सेप्टेबल होगा जब भी आप एक्सचेंज कर सकते हो गुड एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी। फिर होता है, एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, एक फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को स्टोर करते हो ताकि रीटाइप कर सको फ्यूचर टाइम पीरियड में। फिर एक होता है यूनिट ऑफ अकाउंट, एक चीज़ की वैल्यू समझ आनी चाहिए अंडरस्टैंडेबल वे में, यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। फिर हम तीसरा जो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन आप पेमेंट, आज आप पेमेंट जो कर रहे हो लेटर टाइम पीरियड पे कर रहे हो, मनी किसी से उधार ले तो क्रेडिट लिमिट होता है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन हुआ मीन मनी का, तो ऑब्वियस ही बात है मीडियम और एक्सचेंज इज द बेस्ट फंक्शन जो कि फंक्शन है, और बाकी तीन तो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स थे। MCQ नंबर 3, अगर हमने बात की, मैंने बात की MCQ नंबर 3 की बात करूं, व्हाट इज क्लासिफाई एज अ पब्लिक गुड बाय इकोनॉमिक्स। अब बात आ गई पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि नॉन, इसके कैरेक्टरिस्टिक नॉन राइवल होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। ये गुड्स कोई एक्सक्लूड के, कोई भी, हर कोई कंज्यूम कर सकता है। नॉन रिजेक्टेबल, आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप कंज्यूम करो ना करो गवर्नमेंट चार्ज करती है, पब्लिक गुड्स कहते हैं। तो गाइस हमेशा याद रखना, पब्लिक गुड्स में मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गवर्नमेंट जो है क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। मैंने बात की कंट्री का नेशनल डिफेंस होता है, मैंने बात की स्ट्रीट लाइट्स हो गई हैं, ये पब्लिक गुड्स में आती हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बात की, ये सारी पब्लिक गुड्स में आते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कौन सा गुड है जो कि पब्लिक गुड्स हो सकता है। सो बेसिकली मैंने बात की पब्लिक गुड्स वो गुड्स हो सकते हैं। अब फ्लड डिफेंस, फ्लड आया तो उस पर डिफेंस प्रोवाइड किया, ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो फंड कर रही है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है जो कि फंडेड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ने उस हॉस्पिटल को फंड किया है, तो इसका मतलब ये पूरा पब्लिक गुड नहीं हो, गवर्नमेंट ओन नहीं करती, गवर्नमेंट ने सिर्फ फंड दिया है, तो जब भी ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट रन नेशनल पार्क, या नेशनल पार्क जो है गवर्नमेंट रन करती है, चलाती है, सही, उसमें ओन करने वाले प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, वो कोसाए पब्लिक गुड्स में होते हैं, सही है। इंटरनेट नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या करेक्ट इज द ए इज द करेक्ट आंसर। फ्लड डिफेंस, ऑब्वियसली बात है, फ्लड डिफेंस, डिफेंस प्रोवाइड करने वाली गवर्नमेंट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज करेक्ट है। पहले मैं गलत स्टेटमेंट निकालूंगा इसमें, पहले मैं इस MCQ में गलत स्टेटमेंट निकालता हूँ। इस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया विच स्टेटमेंट अबाउट FOPs इज करेक्ट। फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? लैंड होता है एक, लेबर होता है और कैपिटल होता है। ये मेरे पास क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज इटसेल्फ, ऑब्वियसली बात है फैक्टर है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड द शेयर्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स एट अ बैंक। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इंक्लूड क्या करती है? मैंने बात की डिपॉजिट्स को इंक्लूड करती है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल, कैपिटल की बात करें बेसिकली, जो कैपिटल है क्या डिपॉजिट करता है बैंक से? नहीं, कैपिटल इज लाइक अ मशीन की बात करते हैं। द फैक्टर्स, ये गलत हो गया। फिर मैंने बात की नेक्स्ट, द फैक्टर लेबर इंक्लूड ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। याद रखना, ये वर्ड जो है मैन मेड की जो बात कर रहा है, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। द फैक्टर लैंड इंक्लूड फॉरेस्ट अनडिस्कवर्ड कॉपर्स, ऑब्वियसली बात है फैक्टर्स जो हैं इनको लैंड क्या फॉरेस्ट में आता है। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स है, और अनडिस्कवर्ड कॉपर जो है वो किस में आ सकता है? मैंने बात की है आपके पास जो है ये नेचुरली होते हैं रिसोर्सेज, क्योंकि लैंड इज सेल्फ कौन सा रिसोर्स होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से आइडेंटिफाई करते हैं। लैंड इज लाइक अ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम ये कह सकते हैं फैक्टर एंटरप्राइज टेक रिस्क एंड इट रिवॉर्ड इट इंटरेस्ट। नहीं, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है। इसका रिवॉर्ड क्या होता है? इसका जो रिवॉर्ड होता है गाइज, वो क्या रिवॉर्ड होता है? प्रॉफिट होता है। तो इट्स मीन बेस्ट ऑप्शन इज दी सी इज द करेक्ट आंसर। फिर बोलते हैं विच सप्लाई कर्व शो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व है जो कि इक्वल होता है? यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। मैंने बात की इक्वल टू 1 मीन इज लाइक अ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? जब इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज आता है प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्वल प्रोपोर्शनेट से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज आता है इन दी प्राइसेस में, इन दी प्राइस में एंड क्वांटिटी के अंदर जो है इक्वल प्रोपोर्शनेट से जब चेंज आता है इसको कहते हैं यूनिटी से रिप्रेजेंट करता हूँ। यूनिटी इज लाइक जब इक्वल प्रोपोर्शनेट से मेरे पास क्या आता है? चेंज आता है प्राइस एंड क्वांटिटी में। तो अ स्ट्रेट लाइन डेट इंटरसेक्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनती है बेटा? अगर मैंने दो एक्सिस बनाए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनती है। वर्टिकल लाइन्स बी, अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट दी वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन से जो इंटरसेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं हो सकता। अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दी ओरिजिन, ये वो लाइन है जो कि पासिस फ्रॉम दी ओरिजिन, ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से बनती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो इक्वल टू 1 हो सकती है। अब स्ट्रेट लाइन वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, तो ये ए बी सी गलत। तो इसका मतलब ये ओरिजिन से सप्लाई का हमारे पास ड्रॉ होता है, तो इस मीन लाइक है मेरे पास कौन सा आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। So guys, next, what would cause a shift in the supply curve for a good X and a movement along its supply curve? किस वजह से सप्लाई शिफ्ट होती है और किस वजह से सप्लाई मूवमेंट होती है? तो बेटा अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई जो ऑब्वियसली बात है मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? प्राइसेस की वजह से। और शिफ्ट होती है वो प्राइस के अलावा जितने फैक्टर होते हैं जिसको कहते हैं नॉन प्राइस फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से मेरे पास शिफ्ट होती है। नॉन प्राइस फैक्टर क्या हो सकते हैं? मेन फैक्टर हैं। मैंने बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से शिफ्ट होती है। मैंने बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। मैंने बात की टैक्सेस की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से, सब्सिडीज़ की वजह से, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया सब्सिडीज़ की वजह से। तो इन वजहों से मेरे पास क्या होती है? सप्लाई शिफ्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज़, इन वजह से सप्लाई मेरे पास क्या होती है? शिफ्ट हो रही होती है। तो शिफ्ट हो रही होती है। तो गाइस मैंने बात किया शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व। शिफ्ट जो होती है चेंजेस, बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा चेंजेस इन डिमांड की वजह से। हमेशा हम बात करते हैं चेंजेस इन डिमांड ऑफ गुड्स, अ चेंज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नहीं, बेटर ऑप्शन क्या है मेरे पास? चेंज इन डिमांड कैसे? चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी, चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं, ये डिमांड के फैक्टर। इंक्रीज इन द वेज रेट इन द इंडस्ट्री, अगर वेज रेट इन दी इंडस्ट्री की बात कर रहा है, वर्कर की वेजेस जब बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? मैंने बात की जब इंक्रीज इन द वेज रेट इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर वेज रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इट्स मीन लाइक वेज क्या हो रही है? बढ़ रही। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई होगी जब भी वर्कर की वेजेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्रोड्यूसर इनकरेज होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्या नहीं करेगा? सही। तो इन चेंज इन डिमांड, फिर इससे क्या मूवमेंट अलॉन्ग दी सप्लाई कर्व। अगर हम ये कर्व बनाऊँ, मैं ड्रॉ करूँ, अगर
यहाँ पे कर्व ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। मुझे क्या दिखाना है, शिफ्ट इन सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई जब इंटरसेक्ट होते हैं इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया डिमांड एंड सप्लाई जब इक्वल हो रहे हैं, डेट पॉइंट इज नोन एज, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट किया। जब डिमांड एंड सप्लाई क्या थे मेरे पास, क्या थे, इक्वल थे, इसको कहा इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट किया। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास शिफ्ट इन सप्लाई, तो सप्लाई को शिफ्ट करता हूँ। अगर मैंने बात की इंक्रीज इन वेजेस, अगर मैंने बात की अगर वेजेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैंने बात की इंक्रीज हो रही है वेज रेट इन द इंडस्ट्री, वर्कर को ज़्यादा वेजेस दे रहे हैं, तो इट्स मीन लाइक जब ज़्यादा वर्कर को वेजेस दे रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इंक्रीज हो सकती है। सही, आपके पास मैंने बात की यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, जिसके से आपकी सप्लाई अफेक्टेड होगी। सही, आप प्राइसेस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। तो डिमांड में क्या हो रही है, देखो बेटा मूवमेंट हो रही है। डिमांड में मेरे पास क्या हुई है, मूवमेंट हुई है, क्या नहीं हुई, डिमांड में मेरे पास मूवमेंट हुई है। कब हुई है, जब वर्कर की वेजेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अगर मैं प्राइस की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ, वेजेस लिख दूँ, जब W से W1 पे वेजेस जब इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कर्व में क्या होगी, मैंने बात की मूवमेंट हुई है, सप्लाई क्या हुई है, शिफ्ट हुई है। आपकी जब वेजेस ज़्यादा होंगी तो आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट हो सकता है, आपकी क्वांटिटी कम हो सकती है। तो इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर गाइस। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, डी इज़ द करेक्ट आंसर है मेरे पास। जब वेज बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है। जब वेज बढ़ी तो मेरी कॉस्ट क्या हुई है, मेरे पास इंक्रीज हुई है, सप्लाई शिफ्ट हुई है लेफ्ट की तरफ, लेकिन डिमांड में मूवमेंट हुई है, चेंजेस इन डिमांड में आया, मूवमेंट आ रही है डिमांड में। सो गाइस नेक्स्ट एमसीक्यूज, द मार्केट फॉर अ मोबाइल फोन इज इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है एट एक्स, द गवर्नमेंट देन इम्पोज द सेल टैक्स, गवर्नमेंट इम्पोज करे टेक सेल टैक्स, व्हाट इज द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस। तो बेटा हमेशा याद रखना, अगर मैं आपको डिस्टेंस समझाता रहूँ तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, पहले मैं रेड से मार्क करता हूँ ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहते हैं पर यूनिट टैक्स कहते हैं, पर यूनिट टैक्स कहते हैं। और पहले जब टैक्स लगता है तो बर्डन कौन बेयर करता है बेटा जी, प्रोड्यूसर बर्डन बेयर करता है। पहले बर्डन प्रोड्यूसर के पास आता है, इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर बर्डन का एरिया कहते हैं। दैट एरिया इज नोन एज, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर बर्डन से रिप्रेजेंट किया। ये जो बर्डन है, ये वाला बर्डन मेरे पास किसका होता है, बर्डन मैंने बात की, इस बर्डन को हम कहते हैं कंज्यूमर बर्डन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई किया ये प्रोड्यूसर बर्डन था मेरे पास, और यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया कंज्यूमर बर्डन था मेरे पास, जो मैंने शेयर कर दिया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का एरिया कौन सा होगा। सही, अब गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू का जो एरिया है कौन सा होगा गाइस, यहाँ पे पूछ रहा है। अगर हम देखा जाए गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का एरिया जो मैं मार्क करता हुआ जा रहा हूँ आपके सामने, अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑरेंज ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो टैक्स रेवेन्यू, ये पूरा जो डिस्टेंस है, अगर मैं बात करूँ ये जो टैक्स, ये पूरा गवर्नमेंट का ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये क्या है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है। तो ये कौन सा है, TKMR। तो इस मीन लाइक मैंने बात की क्या था सर, TKMR, तो इसका मतलब TKMR इज द सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मेरे पास ये डिस्टेंस था। तो गाइस अब ये पूछता है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनिंग। रेशनिंग मीन ऑब्वियस सी बात है जब शॉर्टेज हो जाती है। रेशनिंग का मतलब क्या है, शॉर्टेज, शॉर्टेज को ख़त्म, एलिमिनेट कैसे करते हो, रेशनिंग का मतलब शॉर्टेज को ख़त्म करना। रेशनिंग मतलब डेक्स से शॉर्टेज को ख़त्म कैसे करते हैं। शॉर्टेज जो एलिमिनेट होती है वो कैसे होती है, प्राइसेस इंक्रीज होके। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएंगी, और ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, और कंज्यूमर्स जो हैं वो अपनी डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, मैंने बात की रैशनिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रैशनिंग, जब शॉर्टेज खत्म करने को कहते हैं रैशनिंग फ्रॉम प्राइस मैकेनिज्म। तो कैसे हो सकते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉलिंग, फॉलिंग नहीं, फॉलिंग तो हो ही नहीं सकता, आपको प्राइसेस इंक्रीज करने को कहते हैं रैशनिंग। तो रैशनिंग मीन प्राइसेस का बढ़ना, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज राइजिंग, हाँ राइजिंग सही, लेकिन फर्म विल एक्सपेंड प्रोडक्शन, फर्म एक्सपेंड कर सकती है प्रोडक्शन, हाँ परफेक्ट बात बोल रहे हैं, टू मेक प्रॉफिट के लिए कर सकती है। When a price of a product is rising, some consumer will no longer be able to buy it। हाँ कुछ consumers जो हैं वो क्या होंगे, कुछ longer नहीं होंगे, वो ख़रीद नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या मेरे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मेरे पास क्या कंज्यूमर, ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर विल नो लॉन्गर बी एबल टू बाय, कंज्यूमर ख़रीद नहीं सकता प्रोडक्ट को। मैंने बात की डी इज़ द करेक्ट
आंसर है। मेरे पास क्या है, ईट का क्या है, डी इज अ करेक्ट आंसर। व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज राइजिंग, प्रोडक्ट की प्राइस जब बढ़ती है, कंज्यूमर नो लॉन्गर एबल टू बाय इट, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। मैंने बात की कंज्यूमर विल बी नो लॉन्गर टू एबल टू बाय, मैंने बात की, तो इसका डी आंसर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। तो गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, डी इज द करेक्ट आंसर, जो मैंने बात की, कंज्यूमर विल बी नो लॉन्गर। आप बोल सकते हो व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजिंग, फर्म विल एक्सपेंड प्रोडक्शन, ऑब्वियसली मैंने बात की। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कंज्यूमर जो है विल बी नो लॉन्गर, अब इससे सी क्यों नहीं हो सकता, फर्म विल एक्सपेंड प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट टू मेक प्रॉफिट। फर्म जो है एक्सपेंड करेगी प्रोडक्शन, फर्म बेसिकली प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, सप्लाई को बढ़ाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसलिए बढ़ाएगी क्योंकि प्रॉफिट जनरेट कर सके, ये बात हमारे पास एग्री कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट अगेन इसका क्यों गलत है, क्योंकि द प्राइसेस जब है प्रोडक्ट की जब बढ़ती हैं तो फर्म एक्सपेंड तो कर रही होगी, लेकिन डिमांड भी तो कम हो रही होगी, ये भी तो पता है। हम बोल सकते हैं कंज्यूमर्स जो हैं, जब ऑब्वियस सी बात है जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो बेस्ट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, फॉल होगी। तो बेटा जब भी इसका आंसर क्या था, डी था। मैंने बात की एमसीक्यू नंबर 9 है, क्या आंसर है, ये पूछा है इन अ डायग्राम इन 2016 कार ड्राइवर bought more fuel because the price of the oil from which was made has fallen। कार ड्राइवर जो था उसने ज़्यादा फ्यूल ख़रीदा बिकॉज द प्राइस ऑफ ऑयल जो थी, ऑयल की प्राइसेस क्या हो गई थी, यहाँ पे कम हो गई थी, गिरना शुरू हो गई थी। तो गाइस जब प्राइसेस जो हैं ऑयल की क्या क्या हो गई, मैंने बात की गिरना शुरू हो गई थी, प्राइसेस जब कम होना शुरू होंगी, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी ऑयल की, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास प्राइसेस क्या हुई थी, आपके सामने देखो यहाँ पे बोला प्राइस ऑफ ऑयल इट मेड हैड फॉलन। तो प्राइसेस जब कम होना शुरू होंगी तो प्राइसेस कम, ये तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, पहले वाले डायग्राम में देखो प्राइसेस बढ़े तो गलत हो गया। इसमें क्या है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या मेरे पास प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही हैं, प्राइसेस P1 से P2 पे जा रही हैं, तो सी हो सकता है, स्टार बना रही हैं। इधर भी प्राइसेस क्या हो रही थी, कम हो रही थी, हाँ जब प्राइसेस कम हो रही थी, अब देखो क्या बोला है, द प्राइस ऑफ द ऑयल फ्रॉम विच वॉज मेड हैड फॉलन। बॉट ज़्यादा खरीदा है क्या कम खरीदा है, देखो यहाँ पे क्या बोला, ड्राइवर ने बॉट मोर फ्यूल खरीदा है, कब खरीदा है, जब प्राइसेस क्या होंगी, कम हो रही होंगी, जब भी वो ज़्यादा फ्यूल खरीदेगा, प्राइसेस कम हुई, क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो बेटर बेस्ट आंसर क्या हो गया मेरे पास, मैंने बात की डी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। बोला द डायग्राम शो द डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर द ब्रेड इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें। ब्रेड इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द पास्ता, ब्रेड का सब्स्टिट्यूट क्या है, पास्ता एंड राइस है, ब्रेड का सब्स्टिट्यूट क्या है, पास्ता एंड राइस है। अब ये पूछता है यहाँ पे, ये आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, मेरे पास इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बात की ऑब्वियस सी बात है, ब्रेड का सब्स्टिट्यूट क्या है, पास्ता। यहाँ पे एग्जामिनर जो पूछा है, क्या पूछा है, ब्रेड का जो सब्स्टिट्यूट है क्या है, मैंने बात की पास्ता ब्रेड का सब्स्टिट्यूट है। अब देखो व्हाट वुड कॉज द डिमांड कर्व फॉर ब्रेड टू शिफ्ट, डिमांड कर्व जो शिफ्ट हो रहा है ब्रेड का, अगर शिफ्ट होता है फ्रॉम डी टू D1 इन डेवलप कंट्री, जब ब्रेड का ऑब्वियसली डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो प्राइसेस क्या होंगी, ऑब्वियसली बात है पास्ता और राइस की जब ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, ब्रेड की जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस जो है वो क्या, पास्ता की प्राइस में क्या इफेक्ट आ सकता है। बोला व्हाट वुड कॉज द, क्या पूछा, द डायग्राम शो द, दोबारा रिपीट करता हूँ, द डायग्राम शो द डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर ब्रेड, मैंने बात की ब्रेड की बात कर रहा है, इन अ डेवलप कंट्री ब्रेड इज अ सब्स्टिट्यूट टू द पास्ता, ब्रेड खरीदो क्या पास्ता और राइस खरीदो, सही। तो अगर ब्रेड की, अगर व्हाट वुड कॉज द डिमांड कर्व शिफ्ट ब्रेड, ब्रेड की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, सही। ब्रेड की डिमांड जब बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जब ब्रेड की डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, मैंने बात की इंक्रीज हुई है ब्रेड की, सही है। तो प्राइसेस जो हैं, प्राइस जो है क्या होती है, प्राइस इंक्रीज होगी ऑफ पास्ता और राइस की, पास्ता एंड राइस की क्या होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी एंड राइस की, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट की बात करता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमेशा रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप क्या होता है, मैं ये जानता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का साइन ऐसे बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात की है, राइस इन द प्राइस ऑफ द पास्ता एंड राइस, अब जब डिमांड ब्रेड की बढ़ी तो पास्ता की और राइस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी,
सही। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है डिक्रीज इन रियल इनकम से कोई इफेक्ट नहीं आता, रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं, सब्सिडीज की बात कोई नहीं कर रहा, सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहा, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब पास्ता, जब खुद सोचो ब्रेड महंगी हुई तो लोग क्या खरीदेंगे, ऑब्वियसली जब ब्रेड की डिमांड बढ़ रही तो लोगों ने क्या किया, पास्ता खरीदना, पास्ता और राइस की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसका रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सही गाइस। अब 11th है द टेबल शो द क्वांटिटी ऑफ 3 गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड एक्सचेंजेस। देखो प्राइसेस क्या होती है, 1 से 2 प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, इसका मतलब क्या, प्राइसेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस टेबल में प्राइसेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी ऑफ गुड एग्स जो है, मैंने बात की क्वांटिटी ऑफ गुड एग्स जो है मेरे पास क्या होता, मेरे पास अगर मैं बात करूं क्वांटिटी क्या होती, कम हो रही थी। 100 300 जब प्राइसेस 1 से 2 3 4 5 हुई तो ये क्या होगी, 300 200 140, ये तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या होती जाती, कम होती जाती। सही, हमेशा याद रखना बेटा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, जैसे एग्जांपल दी थी कोक और पेप्सी की एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमेशा रिलेशनशिप क्या होता है, वो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमेशा रिलेशनशिप कौन सा होता है, रिलेशनशिप कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप कौन सा होता है, जो कि ज्वाइंटली डिमांडेड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमेशा रिलेशनशिप क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मीन मैंने बात की, जैसे एग्जांपल दी मैंने, पेट्रोल की एग्जांपल दे दी और कार की एग्जांपल दे दी। सही गाइस, तो पेट्रोल की और कार की एग्जांपल दे सकते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता हूँ, मैंने ये रिप्रेजेंट किया क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आता है, 4 से 5 15, 15 से 30, 30 से 50 60। तो इस मतलब क्या, मेरे पास क्या होती, क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी किसकी, कॉम्प्ली गुड वाई की डिमांड के साथ, प्राइसेस के साथ साथ डिमांड बढ़ती जा रही थी। जी की क्वांटिटी ऑफ जी की मैंने बात की 60 40 28 22 20। तो इसका मतलब क्या, डिमांड क्या होती रहती, कम होती जाती जैसे प्राइसेस क्या होते जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपके सामने लिखूं, जैसे जैसे प्राइसेस क्या होते जा रहे थे, इंक्रीज होती जा रही थी, तो गुड एक्स की डिमांड क्या होती जा रही थी, डिमांड फॉल होती जा रही थी। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही थी तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। सही, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही थी तो इसकी डिमांड क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो इसका मतलब क्या, मैंने बात की प्राइस का और गुड एक्स का जो रिलेशनशिप है कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप, माइनस में। इसका क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई का, सही, एक दोनों गुड्स की प्राइस, जब प्राइस ऑफ एक्स में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, ज़्यादा से चेंज आएगा, तो इसका रिलेशनशिप कौन सा है, पॉजिटिव है। सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, इसका रिलेशनशिप अपोजिट है तो क्या, नेगेटिव हो गया। तो विच रिलेशनशिप एक्स एंड वाई पूछा है, एक्स एंड वाई इज कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दी टेबल। टेबल से क्या आइडेंटिफाई होता है, अ कॉम्प्लीमेंट, वाई इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एक्स। वाई जो है आपके सामने देखो, वाई इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। वाई कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि देखो दोनों के डायरेक्शन क्या थे, सेम डायरेक्शन थे। ये पर्पल से मार्क कर रहा हूँ, दोनों के डायरेक्शन क्या थे, सेम डायरेक्शन थे, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आंसर ही गलत हो गया। सही है, हम पहले वाई का, वाई इज अ कॉम्प्लीमेंट, मैंने बात की वाई इज अ कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वाई इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एक्स। वाई जो है इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, सेम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये भी गलत हो गया। सही है। अब दूसरे बात आते हैं, अ सब्स्टिट्यूट, मैंने बात की अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स। सही, वाई इज, वाई जो है, अब देखो सर्कल किया बहुत बड़ा सा, वाई इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स। तो वाई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो दोनों के डायरेक्शन सर्कल कर रहा हूँ, देखो ये भी ऊपर की तरफ प्राइसेस बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनका सेम डायरेक्शन होता है और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों कह रहे हो ऊपर एक साथ जाएंगे। सही, तो क्या हो सकता है, ए भी हो सकता, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब क्या, जी, अब देखो जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जी इज आ, जी जो है मेरे पास, ये जो जी है ये बोलता है जी इज, यहाँ पे बात करें जी इज, मैंने बात की सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट है क्या, सब्स्टिट्यूट है। जी जो है सब्स्टिट्यूट एक्स का क्या है, जी जो है सब्स्टिट्यूट एक्स का क्या है, जी। जब जी का देखो, जब मेरे पास जी में जब प्राइसेस बढ़ रही थी तो डिमांड क्या होती, कम होती है, तो जी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्स्टिट्यूट होने से, क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा, जी अपोजिट में। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर है वो क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मैं बोल सकता हूँ 11 का जो आंसर है वो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
गाइस यहाँ पे नेक्स्ट द डायग्राम शो द 3 सप्लाई कर्व, 3 सप्लाई कर्व बनाए हुए हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ द कर्व, क्या कंक्लूड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। पहले ये सप्लाई कर्व ड्रॉ किया हुआ है S1 S2 S3। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, ऐसे जब आपको क्वेश्चन जब भी ऐसे सप्लाई कर्व बना के देता है एग्जामिनर, तो वो आपके साथ खेलता है, ये वाले कोई कर्व में आपके साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। हमेशा याद रखना इन सारे कर्व में इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी हमेशा याद रखना इन सारे कर्व में इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिक सप्लाई विल इंक्रीज, नहीं प्राइस इलास्टिक सप्लाई विल बी लेस देन, नहीं बात करोगे बेटा, क्योंकि एट एनी प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी, एट एनी प्राइस पे प्राइस इलास्टिक सप्लाई लेस देन, कोई भी प्राइस पे नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है जब हम बात करते हैं इन इलास्टिक की बात करते हैं। इन इलास्टिक का मतलब प्राइसेस में ज़्यादा से चेंज और सप्लाई में कम से चेंज आता है। प्राइस इलास्टिक सप्लाई ये बात करता है इट विल बी हायर देन QS3। हाँ, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या मेरे पास हायर क्या इलास्टिक हो सकती है। द प्राइस इलास्टिक ईच कर्व इज कांस्टेंट, हर कर्व में देखो बेटा कांस्टेंट से चेंज जा रहा है, हर कर्व में मेरे पास कांस्टेंट से चेंज जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, मेरे पास जो आंसर है बिल्कुल डी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछता है नेक्स्ट, बेसिकली पूछा है कॉन्सेप्ट पूछा है द डायग्राम शो द मार्केट फॉर द स्मार्टफोन इन इंडिया, पे आपको कर्व राइसिंग इनकम इन इंडिया हैव सेंट अ डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड्स, इनकम आपकी बढ़ गई है, इसने क्वेश्चन में बोल दिया है आपकी इनकम क्या हो गई, मैंने बात की इंक्रीज हो गई है। विच एरिया नाउ रिप्रेजेंट कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, हमेशा याद रखना बेटा कंज्यूमर सरप्लस, आप ऐसे याद रखो जब डायग्राम से वह पढ़ो, कंज्यूमर सरप्लस जो कहा जाता है विलिंगनेस और एक्चुअल का डिफरेंस होता है, जितना आपने सोचा था, जितना आपने सोचा और जितना आपने खर्च किया उसका जो डिफरेंस, जो पैसे बचते उसको कंज्यूमर सरप्लस का। और कंज्यूमर सरप्लस की एक ये कहता है बिलो द डिमांड कर्व, बिलो द डिमांड कर्व कहा जाता है, डिमांड कर्व मैंने बात की, एंड अबव प्राइस लेवल कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, अबव दी प्राइस लेवल से रिप्रेजेंट करता हूँ कंज्यूमर सरप्लस को, सही है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, मैंने बात की विलिंगनेस और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने कर्व में इधर मेंशन करता हूँ कंज्यूमर सरप्लस का एरिया, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बोल सकता हूँ पहले जो एरिया होगा, मैंने बात की जो डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क किया आपके सामने, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क किया, तो मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस का एरिया सारा कौन सा एरिया है, ये सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस, सही है। अब ये बोलता है प्राइसेस, अब ये पूछता है प्रोड्यूसर सरप्लस, हमेशा रखना। अब प्रोड्यूसर सरप्लस बेटा वो होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस जो कहा जाता है वो कहा जाता है बिलो अबव सप्लाई, अबव दी सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई कर्व एंड बिलो प्राइस लेवल, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, बिलो दी प्राइस लेवल जिसको आइडेंटिफाई करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये मेरे पास अगर मैं बात करूँ, ये जो प्राइस लेवल था ये प्रोड्यूसर सरप्लस था, ये रेड वाला सा सारा एरिया का प्रोड्यूसर। अब क्या हुआ, प्राइसेस क्या हो गई, बोलता है बढ़ गई प्राइसेस, ये ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई। तो आपके सामने अगर ये मैंने बात की, मेरे पास जो ये ऑरेंज वाला एरिया आपके सामने क्या हो गया, और बढ़ गया, ऊपर तक ले गया, मैं ऊपर तक ले गया, तो इसका मतलब मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो क्या हो गया है, मैंने बात की, अगर मैं बात कर सकता हूँ। और कंज्यूमर सरप्लस अब कितना बचा है मेरे पास, अब मैं इसको जो मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया इतना बचा, तो क्या हो गया, मैंने देखा जाए मेरा कंज्यूमर सरप्लस डिमांड जब हुई चेंज, तो मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस का जो एरिया है वो क्या बचा, H बचा, FM, HM मैंने बात की, कहाँ पे आ रहा है, मैंने कंज्यूमर सरप्लस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस में अगर हम बोले FMH भी बोल सकते हैं, F देखो बेटा कहाँ पर है, ये FM और H, तो कंज्यूमर सरप्लस मेरे पास क्या हुआ था, कम हुआ था, FMH मेरा कंज्यूमर सरप्लस, तो मेरे पास FMH, तो इसका मतलब मेरे पास A और B में से करेक्ट आंसर आ गया, A और B में से, तो इसका मतलब मुझे पता चला A और B में से बाकी क्या है, दो गलत हैं, तो A और B में से करेक्ट है FMH। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था मेरे पास, मैंने बात की, अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, H को देखो, अगर प्रोड्यूसर सरप्लस का मैं सर्कल करता हूँ दोबारा येलो से, HM बचा और कौन सा बचा, K, HMK, तो मेरे पास क्या आंसर हुआ गाइस, मैंने बात की CA इज द करेक्ट आंसर हुआ, बाकी ये गलत। OKMT हो सकता है, OKMT नहीं, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया नहीं होता है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं होता, याद रखना।
कौन सा होता है प्रोड्यूसर सप्लाई? अबव दी सप्लाई, ये देखो ये सप्लाई कर्व है आपके पास, सप्लाई के ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरे पास कौन सा है? मेरे पास हमेशा रखना प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है, और ये वाला जो एरिया मेरे पास कौन सा एरिया? कंज्यूमर सरप्लस का एरिया। अब ऊपर की तरफ जाते हैं गाइस और पढ़ते हैं। अनैशनलाइज और नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14, अनैशनलाइज इंडस्ट्री, नेशनलाइज इंडस्ट्री इज प्राइवेटाइज। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? जो कि प्राइवेटली ओन होती है। अब पहले नेशनलाइज जो होती है, नेशनलाइज इंडस्ट्रीज, प्राइवेटाइज का मतलब क्या है? जो कि पहले गवर्नमेंट से ओन होती थी, अब प्राइवेटली ओन होती है। जो चीज़ मैंने बात की गवर्नमेंट से ओन होती है, वो क्या होती है? प्राइवेटली ओन हो रही है। एज्यूमिंग देयर इज अ नो चेंज इन आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इन द शॉर्ट टर्म, व्हाट आर द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द चेंज? क्या डायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है? मैंने बात की ऑफ अ चेंज में, जब नेशनलाइज होगी। बेटा नेशनलाइज होने में टाइम लगता है, पहली बात याद रखना। नेशनलाइज से प्राइवेटाइज होगी तो ऑब्वियसली बड़े टाइम लगेगा। तो पूछ रहे कौन सा डायरेक्ट इफेक्ट लेके आ सकता है? अगर देखा जाए, मैं ही बात कर सकता हूँ, साइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर डिक्रीज, साइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर डिक्रीज। हाँ ऑब्वियसली बात है, जब नेशनलाइज से प्राइवेटाइज होगी तो पब्लिक सेक्टर का साइज डिक्रीज हो सकता है। ये दोनों बातें बहुत अहम बताएंगे इसने। सही पे नो चेंज नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब पर साइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं, क्यों चेंज नहीं आएगा? क्योंकि जब नेशनलाइज से प्राइवेटाइज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है सेक्टर में जरूर चेंज आएगा। फिर बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री आउटपुट एंटरिंग द मार्केट। प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री एंटरिंग, मैंने बात की ऑफ आउटपुट एंटरिंग द मार्केट। प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री में जो एंटर हो रही है मार्केट में, वो क्या होगी? इंक्रीज होती रहेगी, जो कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जब जा रही होगी तो ऑब्वियसली बात है प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री में आउटपुट क्या होते रहेंगे? बढ़ते जा रहे होंगे। जब नेशनलाइज होगी, तो क्या आउटपुट बढ़ेंगे? क्या कोई चेंज नहीं आएगा? ऑब्वियसली बात है, जब जैसे जैसे नेशनलाइज हो रही होगी तो आउटपुट में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा। तो मेरे पास आउटपुट में जब ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नेशनलाइज से प्राइवेटाइज हुई तो आउटपुट में मैंने बात की इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इसका हम बोल सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बोलता है देयर इज अ नो चेंज इन आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इन द शॉर्ट टर्म। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा इन द शॉर्ट टर्म। हाँ भाई, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। देख लो ये बात कनेक्ट हुई कैन वेयर द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द चेंज। डायरेक्ट इफेक्ट क्या आ सकता है भाई? हाँ, साइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर कम होता है, आउटपुट में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जारी होगी। वे बोलते हैं व्हाट इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव का टैक्स, प्रोग्रेसिव मतलब इनकम टैक्स मीन जो इनकम पे लगता है। प्रोग्रेसिव मतलब हाई इनकम पे क्या क्या फीचर हो सकता है? हाई इनकम पे जब टैक्स लग रहा होता है, इसलिए लाइक अ प्रोग्रेसिव टैक्स। हाई इनकम पे हाई प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स लगता है। हाई इनकम पे मैंने बात की हाई प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स को कहा जाता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स से रिप्रेजेंट किया, दैट इज नोन एज अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स से रिप्रेजेंट किया। हाई अर्निंग, अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, पहला बोला हाई इन अर्निंग, मैंने पे हाई प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम टैक्स देन अ लो इनकम। ऑब्वियसली बात है, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगता है तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। हमेशा रखना, जब अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है इसको क्या कहा जाता है सर? प्रोग्रेसिव टैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। गरीबों पे रिग्रेसिव कौन सा होता है? रिग्रेसिव का मतलब गरीबों पे ज़्यादा टैक्स लगाना। यहाँ पे अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाना और गरीबों पे ज़्यादा टैक्स लगाना और अमीरों पे कम टैक्स लगाना, इसको कहते हैं रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल कब क्या होता है? जब सेम प्रोपोर्शनेट ऑफ टैक्स सब पे लगता है। तो इसका मतलब क्या है? ये ए इज अ करेक्ट आंसर। हाई अर्नर पे ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ तुम टैक्स लगा रहे थे देन लो इनकम। हाई अर्नर पे लो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स। बी में बोलता है हाई अर्नर पे लो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम टैक्स देन अ लो। तो इसका मतलब हाई इनकम पे जो ज़्यादा लग रहा है, हाई इनकम पे कम टैक्स प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स होता है। ये कौन सा टैक्स है मेरे पास? ये होता है रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव ये वाला टैक्स है। हाई अर्नर पे द सेम प्रोपोर्शनेट, तो सेम प्रोपोर्शनेट को कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, इसको क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स, और ये कहा रिग्रेसिव टैक्स। और लो पे मोर देन, ऑब्वियसली मोर टैक्स देन हाई इनकम। लो अर्नर पे मोर टैक्स देन हाई अर्नर्स, कहते हैं लो अर्नर जो होते हैं वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा होता है हाई अर्नर्स से। तो मैंने बात की, इसको भी क्या कहते हैं? रिग्रेसिव कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? सी, क्योंकि पूछा क्या था? प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में पूछा। फिर पूछा 16, वाई माइट अ गवर्नमेंट नेशनलाइज अ प्राइवेट फर्म। गवर्नमेंट क्यों चाहती है एक फर्म को नेशनलाइज से प्राइवेट फर्म को नेशनलाइज क्यों करना चाहिए गवर्नमेंट? तो बेटा हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट हमेशा नेशनलाइज इसलिए करना चाहती है। गवर्नमेंट क्यों चाहेगी? मैंने बात की गवर्नमेंट नेशनलाइज प्राइवेट फर्म, गवर्नमेंट नेशनलाइज क्यों करती है? एफिशिएंट बनने के लिए, कंपटीशन को करने के लिए, क्या मेरिट गुड्स की वजह से, क्या चॉइसेस को बढ़ने के लिए। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट नेशनलाइज कैसे कर? नेशनलाइज का मतलब क्या है?
जब एक चीज़ प्राइवेटाइज थी अब वो पब्लिक सेक्टर से ओन हो रही है, पब्लिक सेक्टर चला रहा है। तो गवर्नमेंट एफिशिएंट बनने के लिए गाइस ये कर सकती है क्या, नहीं कर सकती? हाँ भाई, हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट एफिशिएंट बनने के लिए नेशनलाइज कर सकती है। मैंने बात की टू ग्रेटर टू गेन, मैंने बात की गवर्नमेंट जो नेशनलाइज कर रही है वो क्यों कर रही है? टू गेन ग्रेटर एफिशिएंसी। सही, हमेशा गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए नहीं करती। गवर्नमेंट का भी एफिशिएंसी ये कौन करती है? मैंने बात की प्राइवेटाइजेशन करती है, ये प्राइवेटाइजेशन करती है। मैंने बात की एफिशिएंसी टू इंक्रीज द चॉइस ऑफ कंज्यूमर, तो ये प्राइवेटाइजेशन में चॉइसेस बढ़ती हैं। प्राइवेटाइजेशन में आपके चॉइसेस क्या होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से ओन होती हैं, वो उधर ये होता है। मैंने बात की ये भी प्राइवेट सेक्टर से होता है, क्योंकि नेशनलाइज मीन पब्लिक सेक्टर। नेशनलाइज का मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। क्या? टू राइज मोर टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट क्यों कर रही थी टू राइज मोर टैक्स रेवेन्यू? नेशनलाइज क्यों कर रही थी? कुछ प्राइवेट फर्म्स को अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट हमेशा टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ाती है प्राइवेट फर्म्स से ज़्यादा जनरेट करती है। तो ऑब्वियस बात है प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो सकता है गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट क्यों प्राइवेट, ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती है। गवर्नमेंट कुछ फर्म को नेशनलाइज क्यों करेगी? उससे जो टैक्स रेवेन्यू कम होगा गवर्नमेंट का। मेन क्या है? प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स, इंक्रीज द मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जैसे मैंने बात की हेल्थ एंड एजुकेशन को ऑब्वियसली बातें इंकरेज करने के लिए जब भी नेशनलाइज कर रही थी। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा बेटा जी, वो कौन सा आंसर होगा? मैंने बात की बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 16 का मेरे पास बी इज द करेक्ट आंसर। 17 एमसीक्यूज अगर हम डिस्कस करें, द डायग्राम शो द फर्म सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर एप्पल्स। एप्पल्स की डिमांड की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई, तो इस मीन लाइक जब डिमांड एंड सप्लाई जब इक्वल होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं हम। सही। इफ मिनिमम प्राइस क्या होती है? हमेशा अबव द लाइन ऑफ द नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे होती है। मिनिमम प्राइस क्या होती है? यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, मैंने बात की अबव दी लाइन से रिप्रेजेंट किया ऑफ नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम प्राइस सेट होती है। गवर्नमेंट जो मिनिमम प्राइस सेट करती है अबव दी लाइन ऑफ द नॉर्मल इक्विलिब्रियम। इस इंक्रीज फ्रॉम P to P1, प्राइसेस हो गई P1 से P2 पे चला गई थी। नॉर्मल मार्क P1, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द मिनिमम प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई थी। पहले मिनिमम प्राइस ये थी, अब मिनिमम प्राइस जो है वो बढ़ गई है, P1 से P2 पे चले गई है। अंग्रेजी ये बोल रही है, P1 से P2 पे मिनिमम प्राइस जब पहुंच जाएगी तो मेरे पास क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है क्वांटिटी जो है Q1 से Q2 पे चला गई। अब ये पूछता है क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई है, कम हो गई है? तो क्वांटिटी जो है Q1 से Q2, Q1 का है बेटा जी, ये Q1 से, ऑब्वियस ही बात है मैंने बात की Q1 से Q2 पे चला गई है। सही। इट विल डिक्रीज द क्वांटिटी फ्रॉम Q1 से Q2 पे क्वांटिटी चली जाएगी। ऑब्वियस ही बात है आपके पास जो ये क्वांटिटी थी ये क्या हो गई? कम हो गई है। हाँ, हो सकती है, हो सकती है। वे इट विल डिक्रीज फ्रॉम Q4 से Q1, Q4 से Q1 पे जा सकती है क्या नहीं जा सकती? Q4 से बोल रहा है Q1, Q4 से Q1 तो बिल्कुल नहीं जा सकती मिनिमम प्राइस। और Q2 से Q3 पे, Q2 से Q3 बिल्कुल गलत। सी, इट विल इंक्रीज Q3 से Q4 पे, Q3 से Q4 पे, इट विल इंक्रीज टू Q3 से Q4 पे। हाँ, जा सकती है Q3 से Q4 पे। क्या जा रही है? मिनिमम प्राइस व्हाट विल हैपन अपॉन द एप्पल सोल्ड। एप्पल सोल्ड क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है कम सोल्ड होंगे क्या ज़्यादा सोल्ड होंगे? मैंने बात की एप्पल जो है ज़्यादा बेचे जाएंगे कम बेचे जाएंगे? तो ऑब्वियस ही बात है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो एप्पल क्या होंगे? कम सोल्ड होंगे। तो एप्पल की डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो एप्पल की डिमांड में कम होना, तो इस मीन लाइक मैंने बात की इट विल डिक्रीज फ्रॉम Q1 से Q2 पे जा सकता है, क्योंकि एप्पल क्या है? कम बिकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्राइसेस जब बढ़ी हैं। ऑब्वियस सी बात है जब प्राइसेस और बढ़ गई, प्राइसेस जब बढ़ी हैं तो मिनिमम प्राइस जब लगी तो प्राइसेस जब और इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। Q1 से Q2 पे चले जाएगी। क्वांटिटी क्या होगी? कम सोल्ड होंगे। कम डिमांड होगी तो कम सोल्ड होंगे क्या नहीं होंगे? तो इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द क्राइम कम करना है, मैंने बात की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब क्या है? इंसेंटिव्स देना। इंसेंटिव्स मैंने बात की गिवन इंसेंटिव बोला जाता है, ग्रांट्स बोला जाता है, कैश पेमेंट बोला जाता है। कौन देने वाला होता है? अपने पास कैश पेमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये सब चीज़ें दे रही होती है। सही। मैंने बात की इंट्रोड्यूस सब्सिडीज ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ द बर्गरल
अलार्म्स मैंने बात की, बट सेल प्राइस वर वेरी लिटिल, सेल्स इतनी ज़्यादा से नहीं बढ़ी। विच पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बी लीड टू दिस आउटकम, बोल रहे कौन सा ऑब्वियसली बात है कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका आउटकम जो है बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर हम ये बात करेंगे इस यहाँ पे आइडेंटिफाई के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब सब्सिडीज देगा, जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, मैंने बात की प्रोडक्शन को बर्गलर और अलार्म्स में, बट सेल्स राइज वेरी लिटिल, सेल्स इतने ज़्यादा से नहीं बढ़ी, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका आउटकम निकाल सकता है। अगर हम ये दिखाएं, हम ये बात करें, अगर देखा जाए जो सब्सिडीज देगा तो ऑब्वियस ही बात है जो प्रोडक्शन करने वाला कौन है, मैंने बात की प्रोडक्शन करने वाला कौन होता है सर, प्रोड्यूसर होता है, ये बात याद रखोगे। प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जब सब्सिडीज दी जाएगी तो ऑब्वियसली बात है किस प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिल सकता है। अगर हम ये देखा जाए सब्सिडीज देने से, मैं बात कर सकता हूँ जब मेरे पास मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जब मेरे पास जो यहाँ पे ये डायग्राम बनाता हूँ, प्रोड्यूसर को सबसे ये डिमांड से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मैंने बात की बट सेल राइज वेरी लिटिल, सेल्स में कम से चेंज आया, ये सप्लाई से रिप्रेजेंट। डिमांड क्या है, इन इलास्टिक बनाई मैंने, ये डिमांड क्या है, मैंने बात की डिमांड जो कर्व बनाया गया इस मैंने क्या बनाया, इन इलास्टिक बनाया। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पे प्राइसेस से रिप्रेजेंट किया। अगर इन इलास्टिक जो कर्व होता है इस प्रॉपर तरीके से मैं ड्रॉ कर दूं, स्टीपर कर्व होता है, आप लोगों को जानते हो, ये इन इलास्टिक स्टीपर कर्व और ये सप्लाई कर्व मैंने बात की स्टीपर बनाया। सही है, इस तो यहाँ पे आइडेंटिफाई की सप्लाई, ये डिमांड, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइसेस से रिप्रेजेंट किया, और ये क्या क्वांटिटी से पी और इक्विलिब्रियम क्यू। तो बेसिकली जब सब्सिडीज दी है तो सप्लाई क्या होती है मेरे पास बेसिकली कम होती है, सप्लाई क्या होती है मेरे पास कम होती है, और प्राइसेस क्या होती है मेरे पास इंक्रीज़ होती हैं, प्राइसेस क्या हुई हैं मेरे पास इंक्रीज़ हुई हैं, क्वांटिटी में कम से चेंज आता है। सही है, तो गाइस कब बेनिफिट मिलेगा, प्रोड्यूसर बर्गलर सेल्स राइजेस बट इतने से नहीं बढ़ी। सब्सिडीज जब दी हैं तो इन लास्टिक में क्या होगा, प्राइसेस जब इंक्रीज हुई हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया प्राइसेस जब मेरे पास बढ़ी हैं बहुत ज़्यादा से क्या हुई है, प्राइसेस कम हुई हैं, क्योंकि जब सब्सिडीज दी जाएगी तो प्राइसेस क्या होती हैं, सॉरी मैंने अपोजिट लिख दिया था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा से क्या होती है, कम होती हैं। प्राइसेस सब ज़्यादा से कम होगी और मेरे पास सप्लाई क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है क्यू से Q1 की तरफ जा रही है, तो क्वांटिटी में कम से चेंज आया, तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होगा गाइस, मेरे पास जो टोटल रेवेन्यू है वो मेरा ज़्यादा से बढ़ेगा कम से बढ़ेगा। टोटल रेवेन्यू ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास जो चेंज आएगा, सेल्स की बात कर रहा है, सेल्स मीन रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में ज़्यादा से चेंज आएगा, ऑब्वियस ही बात है, रेवेन्यू में से ज़्यादा से चेंज आएगा कम से चेंज आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा ऑब्वियस ही बात है, बट राइज बोल रहा है वेरी लिटिल। तो कब होगा, जब इन लास्टिक में क्या होगा, रेवेन्यू में कम से चेंज आएगा, जब प्राइस लास्टिक सप्लाई जो होगी वो लो का मतलब क्या है, इन लास्टिक, दोनों क्या होने चाहिए, इन लास्टिक होने चाहिए, इन लास्टिक डिमांड होगी, इन लास्टिक सप्लाई होगी, तो रेवेन्यू में कम से चेंज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास जो आंसर जो बना वो क्या बना, मैंने बात की लो इलास्टिसिटी में मेरे पास रेवेन्यू में क्या होगा, कम से चेंज आएगा। अगर इलास्टिक होती तो ऑब्वियसली बात डिपेंड कर सकता था, इलास्टिक डिमांड में प्राइसेस में तो थोड़ी सी कम होती तो रेवेन्यू बढ़ सकता था। अगर ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्राइसेस कम होने से रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि इन लास्टिक में प्राइस और टोटल रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप होता है कौन सा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी, अब होप सो अब ये क्लियर हो गया एमसीक्यूज आपके पास। और नेक्स्ट जो है, अगर मैं बात करूँ, हमेशा याद रखना, अगर मैं आपको एक चेन बता भी दूं, अगर आप लोगों के दिमाग में नहीं है तो ये बेटा याद कर लेना। अगर मेरे पास इलास्टिक है तो प्राइसेस अगर कम होती हैं और सब्सिडीज़ दे रहा है तो ऑब्वियस सब्सिडी जब दी जा रही होती है, जब इलास्टिक होता है प्राइसेस कम होती है, क्वांटिटी में ज़्यादा से चेंज आता है, तो रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि प्राइस और टोटल रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर मैंने यही बात की, अगर प्राइसेस जो है मैंने बात, अगर इनलास्टिक के प्राइसेस में कम से चेंज आता है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा से कम होती है, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आता है, तो रेवेन्यू जो है वो कम से चेंज आएगा, क्योंकि प्राइस और टोटल रेवेन्यू में क्या होता है, मैंने बात की पॉजिटिव से रिलेशनशिप होता है। तो यही बोला था कम से रेवेन्यू में कैसे चेंज आएगा। तो बोलते हैं कंपेयर विद द पाकिस्तान एंड 19 MCQ से कंपेयर विद द पाकिस्तान, मैंने बात की जर्मनी हैज़ अ हाई आउटपुट ऑफ फार्मास्यूटिकल पर यूनिट ऑफ द रिसोर्सेज यूज। ऑब्वियसली बात है, जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल पर यूनिट ऑफ रिसोर्सेज थे जो कि यूज़ हो रहे थे। तो अब बेसिकली बात करें व्हाट कुड एक्सप्लेन देता है एग्जिस्टिंग ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होता है जो कि करेंसी को फ्लक्चुएट करता है, मैनिपुलेट करता है इन टर्म ऑफ एन करेंसी।
मैंने बात की जो कि फ्लक्चुएट होती है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई थ्रू मार्केट फोर्सेस के जरिए फ्लक्चुएट करते हो, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई के जरिए। लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो कहा जाता है जब आप कोई भी चीज़ नंबर ऑफ यूनिट्स में प्रोड्यूस करते हो, इस लाइक क्वांटिटी में आप कोई प्रोड्यूस करते हो, यहाँ पे कोई ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस की बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है, बोल रहा है हायर आउटपुट आपने प्रोड्यूस किए फार्मास्यूटिकल ने, सही है, पर यूनिट आपने ज़्यादा बनाए, नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बना रहे हो, रिसोर्सेज जो यूज़ हुए थे, लॉ एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकता है, मार्शल अंडर कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि मार्शल अंडर कंडीशन इज लाइक अ जे कर्व जो होता है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करता है। बेसिकली जे कर्व जो बनता है गाइस वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की हम बात कर रहे होते हैं जे कर्व पे। तो बेसिकली जब नंबर ऑफ यूनिट्स पे ज़्यादा बना रहा है तो ऑब्वियस ये बात है, मीन लाइक मैंने बात की एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट अबाउट द इन्फ्लेशन इज करेक्ट? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है गाइस, मैंने बात की प्राइसेस का इंक्रीज होना। आप लोग सब जानते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस का क्या हो जाना है, इंक्रीज होना। तो ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मैंने बात की प्राइसेस का बढ़ना, जो प्राइसेस जो बढ़ती हैं, विच स्टेटमेंट इन्फ्लेशन विल लीड टू अ राइज इन एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन विल लीड टू अ राइज इन रियल इनकम। आपकी जब इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन होने से आपकी रियल इनकम बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ने से आपकी रियल इनकम क्या होती है, कम होती है बेटा। जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो आपकी क्या होती है, प्राइसेस जब बढ़ती है तो आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट क्या होते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। जब आपके मुल्क में चीज़ें महंगी होंगी, डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव होंगे, तो आपकी कंट्री के अंदर ऑब्वियस सी बात है, मैंने बात की, आपके पास एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा, रियल इनकम क्या होगी, कम होगी। प्राइसेस विल लीड टू अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। यार आप लोग सब बेचा इसको नहीं जानते कि इस वर्ड को, इन्फ्लेशन विल लीड टू अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जब इन्फ्लेशन महंगी होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ जीने की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाती है, मैंने बात की, इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है आपकी जीने, जब चीज़ें प्राइसेस जब बढ़ रही होती है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो रही होती है, आपके खर्चे क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इन्फ्लेशन विल लीड टू राइजिंग इन परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर क्या होती है, मनी क्या होती है, कम होती है। तो इस मतलब क्या है, स्टेटमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन जो है ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन लीड टू राइज नहीं करते, फॉल होती है परचेजिंग पावर, रियल इनकम भी फॉल होती है, तो करेक्ट नहीं है, राइज नहीं हो सकता। तो क्या इन्फ्लेशन लीड टू राइज इन कॉस्ट, हाँ इन्फ्लेशन की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इफेक्ट पड़ता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। पे पूछता है नेक्स्ट 21, why is it that a country's balance of payment must always balance? कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कब बैलेंस हो सकता है? एक्सचेंज रेट चेंज द करेक्ट एंड डेफिसिट और सरप्लस। क्या एक्सचेंज रेट जो है वो करेक्ट कर ले, मैंने बात की सरप्लस डेफिसिट। वन कंट्री डेफिसिट इज बैलेंस बाय अनदर कंट्री सरप्लस। द करंट अकाउंट इज बैलेंस बाय द कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट। बेटा हमेशा याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला याद रख लेना। करंट अकाउंट का जो है, करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ये पढ़ते हैं, करंट अकाउंट का जो है, करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है मेरे पास, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, बैलेंस कब होता है सर, बैलेंस कब होता है, ये सवाल ये है जिसमें हमारे पास हम बोलते हैं करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल मैंने बात की अकाउंट प्लस मैंने बात की ऑब्वियसली बात है कैपिटल अकाउंट, दोनों जब इक्वल होते हैं, करंट अकाउंट मैंने बात की, फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब इक्वल होना चाहिए किसके, ऑब्वियसली बात है करंट अकाउंट के, तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बैलेंस हो सकता है। द करंट अकाउंट इज बैलेंस बाय द कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, तो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये क्या हो सकता है मेरे पास यहाँ पे बैलेंस हो सकता है, मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या पूछा क्वेश्चन में, बैलेंस की बात कर रहा था, बैलेंस कब हो सकता है मेरे पास, क्या चीज मैंने बात की, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑलवेज बैलेंस। MCQ नंबर 2, विच आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं गाइस, हमेशा याद रखना बच्चों, बेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन से मैंने आइडेंटिफाई किया, वुड मस्ट बी रेलिवेंट इफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एक्स डिसाइड टू exercise voluntary export restraint in their trade with country Y। ऑब्वियसली बात है, कंट्री जो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट कर दे, मैंने बात की एक्सपोर्ट करना, ऑब्वियसली बात है इफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जो है क्या करती है, मैंने बात की आपकी जो है, ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट कब होते हैं, जब आप नेगोशिएट करते हो आप, ताकि आपकी
इम्प्रूव कर सको, कंडीशंस को अपनी कंट्री की एक्स और वाई जो है अपनी कंट्री की क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है अपने कंट्री से वॉलंटरी जो है एक्सपोर्ट की जो लिमिटेशन थी वो हटा दें. Which argument for the protection would be most relevant if a government of a country X decide to exercise voluntary export restraint it in its country trade with country Y. ट्रेड कंट्री वाई क्या बोलता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रीस्ट्रेंट वुड अचीव इमीडिएट करेक्शन ऑफ एक्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट. 9 वॉलंटरी एक्सपोर्ट रीस्ट्रेंट वुड कॉज द लेवल ऑफ जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं आता भाई. वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट वुड हेल्प टू नेगोशिएट करने में, इम्प्रूव करने के ट्रेडिंग कंडीशन को इम्प्रूव कर बिटवीन एक्स एंड वाई में हाँ हो सकता है, क्योंकि वॉलंटरी रिस्ट्रेंट जो है वो इम्प्रूव करता है और कंट्री की एक्सपोर्ट बढ़ाता है और ऑब्वियसली बात है कंट्री की कंडीशंस जो है रिलेशंस को अच्छा बनाता है. तो सी इज द करेक्ट आंसर हो सकता है. गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट बोला है गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई करते द एवरेज प्राइस ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट इंक्रीज 5% से कितनी हो गई, एवरेज प्राइस ऑफ इम्पोर्ट क्या हो गई 10%. व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बात की एक्सपोर्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी, मैंने एक्सपोर्ट प्राइस जो थी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया 5% और 5% एक्सपोर्ट कम था. इसका मतलब एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्या थी, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कम थी और इम्पोर्ट की प्राइसेस क्या थी, ज़्यादा थी. इंपोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा थी आपके सामने. यहाँ पे बोला एक्सपोर्ट की प्राइसेस कितनी थी, मैंने बात की 5%, इधर इज लाइक 10%. जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा कम होंगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस मेरे पास ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एक्सपोर्ट का कम होना, एक्सपोर्ट की प्राइसेस का कम होना और इम्पोर्ट की प्राइसेस का बढ़ना. तो ये किसकी बात करता है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है एक्सपोर्ट प्राइस. एक्सपोर्ट की टर्म ऑफ ट्रेड जो कैलकुलेट होता है कैसे होता है, एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इम्पोर्ट प्राइस, इम्पोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एक्सपोर्ट प्राइस कितनी थी 5% थी और इम्पोर्ट प्राइस कितनी थी 10%. अगर गाइस मैं ये बात करता हूँ 5 डिवाइड बाई 10% करता हूँ, 5 डिवाइड बाई 10%, 5 डिवाइड बाई 10% था, तो ऑब्वियसली बात है ये मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया, मैंने बात की 5 डिवाइड बाई 10 किया तो मेरे पास 5 आया. कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है. अब देखो एक्सपोर्ट क्या था, कम था और इम्पोर्ट ज़्यादा था, तो कितना आया था, बेसिकली 5% आया था. 5% इस लाइक मैंने बात की, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये आ रहा था. तो मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता 5% जब आ रहा था तो ऑब्वियसली बात है मेरा टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो 5% से कम हो रहा है, तो 5% से कम हो रहा है टर्म ऑफ ट्रेड, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, जब एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ती है, इस मीन लाइक टर्म ऑफ ट्रेड का क्या होता है ना, वर्सन होना. तो इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड विल इम्प्रूव, बैलेंस ऑफ ट्रेड विल वर्सन, टर्म ऑफ ट्रेड विल हैव इम्प्रूव, टर्म ऑफ ट्रेड वर्सन. तो इस मीन लाइक टर्म ऑफ ट्रेड क्या हो गया मेरे पास, वर्सन हो गया. तो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, देयर इज एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स. भाई अपने पास इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगा दिया, देयर विल बी एन इम्पैक्ट, मैंने बात की ऑन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने बात की जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है. जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से मेरे पास प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं और इन्फ्लेशन आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने को बोलते हैं. जब खर्चा बनाने का बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, चीज़ों को महंगा बेचते हो. जब सप्लाई कम होती कब होती है, जब शॉर्टेज होती है. जब कॉस्ट बढ़ेगी तो शॉर्टेज क्रिएट करेगा जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है और वो क्या क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट करता है. तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली बात है देयर इज एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया था. इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि गुड्स पे लगता है. इनडायरेक्ट टैक्स ये टैक्स ऑन स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है. जब टैक्स लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. जब टैक्स लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है लोगों पे टैक्स जब ज़्यादा लगेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगी क्या बढ़ेगी. तो सवाल ये पूछा तो ऑब्वियसली बात है मैं बोल सकता हूँ मेरे पास गुड्स की डिमांड जब टैक्स लगेगा तो गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बेसिकली फॉल हो जाएगी. गुड्स की डिमांड कम होना तो ऑब्वियसली बात है डिमांड पुल इन्फ्लेशन फॉल हो सकता है.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब टैक्स लगेगा ऑब्वियसली बात है, टैक्स जो लगाया जाता है कौन लगाता है, मैंने बात की गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट किस पे लगाती है, मैंने बात की प्रोड्यूसर पे लगाती है। तो प्रोड्यूसर पे क्या होता है, बर्डन बढ़ता है। जब प्रोड्यूसर पे बर्डन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी। जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, मेरे पास बढ़ेगी क्या कम होगी, तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब ए बी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेरे पास डिमांड कम हो रही है लेकिन कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बात है क्या क्रिएट कर सकती है, इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो रहा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास बढ़ी होगी, तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला है द टेबल शो द नंबर ऑफ द बिस्कुट्स एंड केक्स डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द 4 वर्कर्स। मैंने बात की 5 वर्कर्स बना रहे हैं आर्ट्स में। कौन कौन है, लॉरा, मैंने बात की नैपर, मो और नथन, उमर। तो गाइज मैं ये बात कर सकता हूँ, मैं कंपैरेटिव एडवांटेज हमेशा यह रखना, कंपैरेटिव एडवांटेज जो डिपेंड होता है किसके होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो के ऊपर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो पे होता है, पहली बात मैंने बात की, ये बात रखना। और हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो क्या होता है, कम होना चाहिए। वो कंट्री क्या होगा, स्पेशलाइज होगा, वो स्पेशलाइज होगा। और वही कंट्री क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। अब देखो आपके सामने मैं तीनों कंट्रीज का निकालता हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली बातें मैंने बात की, लॉरा क्या रिप्रेजेंट किया, इसका क्या है, ये 2 गुड्स बनाता है, बिस्कुट और केक्स। तो बी मतलब बिस्कुट, सी मतलब केक्स। तो बिस्कुट की जगह 6 रखा और केक की जगह 3 रखा। तो ये बी रखा, मैंने बात की 3/6 कर दिया। अगर मैं ये निकालता हूँ तो 3 जो है लॉरा जो था 3/6 किया 0.5। तो इट्स मीन मैंने बात की बिस्कुट बनाने में, एक बिस्कुट बनाने के 0.5 जो है वो इसको क्या फॉरगॉन करने पड़ रहे थे, केक्स। पहला मो की बात करूँ, अगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, मो की बात करता हूँ गाइस, मैंने बात की ऑब्वियसली बिस्कुट रेशो केक। तो बिस्कुट क्या था, 10 रेशो ऑब्वियसली 10 है। तो मैंने बात की इधर रिप्रेजेंट किया बी को रिप्रेजेंट किया, सी को 10/10 किया, तो 10 बन 10। तो एक बिस्कुट बनाने के कितने केक लगाते, एक मैंने बात की केक लग रहा था, ये क्या है 1:1। फिर तीसरा थर्ड की बात करें, अगर मैंने बात की नथन की बात करूं, नथन जो था वो क्या बना था, मैंने बात की बिस्कुट और केक रिपेयरिंग, बिस्कुट कितने 13 बना था, केक 12 बना था। तो गाइज मैंने बात की बिस्कुट इज इक्वल टू 12/13 से बात की। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर 12/13 किया तो मेरे पास क्या है 0.9 आया। तो एक बिस्कुट बनाने के कितने लग रहे थे, 0.9 लग रहे थे। फिर चौथी बात करता हूँ, अगर गाइस मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, उमर की बात करता हूँ। उमर जो है वो क्या कर रहा था, ऑब्वियसली बात है बिस्कुट और केक की बात की। बिस्कुट कितने बना था, मैंने बात की 8 बना था और ये 16 बना था। तो ऑब्वियसली बात है मैंने बात की बिस्कुट इज इक्वल टू 16/8 किया। तो मैंने बात की एक बिस्कुट बनाने के यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, 16/8 किया तो 2 आया। तो 2 क्या लगा रहा था, केक लगा रहा था। तो सबसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सबसे रेशो किसका कम था, मैंने बात की 1 बिस्कुट बना के 0.5, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सबसे कम था। तो इसका मतलब लॉरा का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सबसे कम था। देखो सबसे कम, अगर मैं आपको कंपैरिजन करते हुए चलूँ, यहाँ पे 1:1, 1:0.9, 1:2, तो सबसे कम किसका था, इसका था। तो इसका मतलब क्या, लॉरा के पास क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन इट्स करंट अकाउंट टू इम्प्रूव इट रिड्यूस एक्सचेंज रेट। कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा नेसेसरी है जो कि रिड्यूस कर सकती है क्या चीज़, करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा विच कंडीशन इज नेसेसरी से बात करें, कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट इम्प्रूव करने, रिड्यूस इट एक्सचेंज रेट। कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट टू इम्प्रूव इट रिड्यूस द एक्सचेंज रेट। करंट अकाउंट को इम्प्रूव कर दो, रिड्यूस कर सकता है अपने कंट्री के एक्सचेंज रेट को कम कर दो। बोथ द प्राइस इलास्टिक सप्लाई फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज इलास्टिक 9। Importing country will buy more of excess supply of its trading partner to clear the market। Importing countries जो हैं वो अपनी क्या करें, excess सप्लाई को बढ़ाने से। तो ऑब्वियसली बात है आपकी सप्लाई जब ज़्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करने से, मैंने बात की ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स से ज़्यादा सप्लाईज करना शुरू कर दो, मार्केट में इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दो। ऑब्वियसली बात है नहीं, इंपोर्ट से तो कभी नहीं। द सम ऑफ प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इम्पोर्ट एंड द फॉरेन डिमांड फॉर द एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। हाँ, अगर मैंने बात की यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड फॉर द इंपोर्ट की बात करो एंड फॉरेन डिमांड फॉर द एक्सपोर्ट की बात करो, मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1,
इज ग्रेटर देन 1, तो इस मीन मैंने बात की ग्रेटर देन 1 मीन का मतलब क्या होता है मेरे पास, अगर मैंने बात की देन 1 है तो ऑब्वियसली बात है ये कब होती है, ग्रेटर देन 1 कब होती है, लॉन्ग रन में होती है। इलास्टिक डिमांड कब होती है, लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो पहले करंट अकाउंट इंप्रूव और इट रिड्यूस। तो करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली बातें बेहतर नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म में हमेशा क्या होती है, इनलास्टिक होती है। शॉर्ट टर्म में इनलास्टिक होती है तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बात की टोटल क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा था, टोटल एक्सपेंडिचर कम था। सही, तो ऑब्वियसली बात है आपको एक्सचेंज रेट को कम करना है, तो टोटल रेवेन्यू ज़्यादा, टोटल एक्सपेंडिचर कम, तो इस मीन आपके एक्सपोर्ट क्या थे, ज़्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इंपोर्ट कम थे, जिसकी वजह से मैंने बात की ऑब्वियसली बातें मैंने बात की शॉर्ट टर्म में आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग रन में आप अपना करंट अकाउंट को इम्प्रूव कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते, हाँ कर सकता हूँ। मैंने बात की लॉन्ग रन में आपके पास क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। जब मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, अगर मैं ये बात करूं, मैंने 22 लाख डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड फॉरेन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर एक से ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी इलास्टिसिटी जब एक से ज़्यादा है तो मेरा एक्सपोर्ट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट की बात करूँ, एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। एक्सपोर्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट में हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूट्स, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो इंपोर्ट कम होगा। मैंने बात की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इलास्टिक डिमांड होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट क्या, इंपोर्ट जो है मेरे पास कम, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब ऑब्वियसली बात है इलास्टिक कब होगी, जब शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग रन में होती है। इलास्टिक कब होगी, लॉन्ग रन में होगी। बोला है व्हाट विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन इट्स करंट अकाउंट टू इम्प्रूव इफ इट रिड्यूस इट एक्सचेंज रेट। अगर रिड्यूस एक्सचेंज रेट कर रहा है तो कैसे इंप्रूव हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है मैंने ये लिखना चाहिए था, इन लास्टिक में मेरे पास क्या था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और रेवेन्यू कम था। कब था, जब शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में इम्प्रूव कभी भी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मेरा BOT किस पे जा रहा था, डेफिसिट पे जा रहा था। लेकिन जब मेरे पास इलास्टिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लॉन्ग रन में होगा। लॉन्ग रन में मेरे पास क्या, BOT सरप्लस पे जाएगा। जब BOT सरप्लस पे होगा तो मेरा एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। तो जब ये हमारे पास C इज द करेक्ट आंसर। गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई डायग्राम नंबर 27, द डायग्राम शो द इफेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इम्पोजिंग द टैरिफ। टैरिफ लगा दिया गया था, ये जो है वर्ल्ड सप्लाई की लाइन है बेटा, लेकिन टैरिफ की लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है। जब टैक्स लगा देगा, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए तो आपके पास क्या हुआ है, आपके विच स्टेटमेंट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में आप आइडेंटिफाई कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, सही, कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहा है क्वेश्चन में, और ऑब्वियसली इंपोर्ट की बात कर रहा है, रेवेन्यूज की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है अगर जब टैरिफ लगाएगा, टैक्स जब लगाएगा, आपके सामने क्या लगाया, टैरिफ लगा दिया। जब टैरिफ लगा दिया क्या था, Q, ऑब्वियसली बात है Q1 पे क्वांटिटी थी वर्ल्ड सप्लाई, ये Q1 पे थी, ये लाइन बना रहा हूँ, और ये Q4, सही बेटा, ये Q1 से Q4 पे थी पहले, अभी कोई टैक्स नहीं लगा था। जब टैरिफ लगाया तो आपके पास जो है वो क्या हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, Q2 से क्या हो गई, क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई, Q3 पे पहुंच गई। तो टैरिफ की डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये सारा डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या, आपने अपनी कंट्री में सप्लाई ज़्यादा करना शुरू कर दी, ये देखो सप्लाई क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। सप्लाई ये देखो मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ पर्पल से, बढ़ना शुरू हो गई, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ गई। इसका मतलब क्या, आपकी डोमेस्टिक सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई है। डोमेस्टिक सप्लाई आप ज़्यादा करने लग गए हो, और डोमेस्टिक इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड क्या होगी, बेसिकली मैंने बात की इंपोर्टेड गुड्स की, डोमेस्टिक कंट्री ने इंपोर्ट की डिमांड क्या करना शुरू कर दी, कम करना शुरू कर दी। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट फॉल हुआ है फ्रॉम Q1 से Q4 पे, और Q2 से Q3, Q1 से Q4 से लेके Q2 से Q3 पे आया। तो इसका मतलब क्या है, जब टैरिफ लगा है तो इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या, C इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट पकड़ लो आप ऐसे। 28 MCQs हैं। इन अ डायग्राम इंडियन गवर्नमेंट स्टेट एम टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब, बजट डेफिसिट पे कब जाता है, जब एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, रेवेन्यू कम है। तो विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू एम, मैंने बात की हेल्प इन द शॉर्ट टर्म, कौन सी पॉलिसी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इन दी शॉर्ट टर्म के अंदर। तो गाइस मैंने आ डिक्रीज इन टैरिफ ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ, और डिक्रीज इन रेट ऑफ टैक्स, आ इंक्रीज सेल टू ओन एसेट्स। अगर बजट डेफिसिट को कम करना है, जो हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने सेल
करना शुरू कर दे स्टेट ओन एसेट, इससे डेफिसिट कम नहीं होता। टैरिफ लगाने से आपको ऑब्वियस सी बात है आपके कंट्री में डिक्रीज कर दोगे, टैरिफ कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डेफिसिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे डेफिसिट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर डिक्रीज इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बोरिंग ज़्यादा करोगे, जब बोरिंग ज़्यादा करोगे तो इससे आपकी कंट्री का क्या होगा, डेफिसिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट आएगा। डेफिसिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से होगी, डेफिसिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से आपके पास रिटर्न कम मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होना तो मैंने बात की रिटर्न क्या होगा आपका, कम होगा, लेस रिटर्न मिल रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है। इंक्रीज इन अ सेल ऑफ द स्टेट ओन एसेट, अपने एसेट्स को ऑब्वियस ही बात है सेल्स करना शुरू कर दो तो उससे आपका बजट डेफिसिट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो 28 का सी इज द करेक्ट आंसर। 29 व्हाट वुड मेक द पॉलिसी राइजिंग द इंटरेस्ट रेट लेस लाइकली टू बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। कौन सी पॉलिसी आप जब इंटरेस्ट रेट को क्या करोगे, बढ़ाओगे। आपको जब जानते हो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है बेटा जी तो सेवर्स पे इफेक्ट आता है और बोरोर्स पे इफेक्ट आता है। सेवर्स और बोरोर्स पे इफेक्ट आता है। सेवर्स क्या करते हैं, सेव कम करते हैं, क्या ज़्यादा करते हैं, सेव कम करना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली बात है सेव ज़्यादा करना शुरू करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेवर्स क्या करते हैं, ज़्यादा सेव करना शुरू करते हैं, स्पेंड कम करना शुरू करते हैं, कंजम्पशन कम हो जाती है, गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। गुड्स की डिमांड, बोरोर्स बोरो कम करेंगे क्योंकि कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स पे इफेक्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, कम होती है। तो 29 में ये पूछ रहा है ऑब्वियसली बात है किस वजह से आपके पास जो है, ऑब्वियसली बात है बोल रहे पॉलिसी, कोई ऐसी पॉलिसी हो जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ लेकिन लेस लाइकली टू बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन कम हो नहीं सका इतना ज़्यादा। तो गाइस एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज फास्टर देन एग्रीगेट डिमांड। इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाते हो सही तो वो आपके एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ेगा तो जिसके से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी। तो रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन ये रिड्यूस नहीं कर रही इन्फ्लेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज इवन फास्टर इन द फ्यूचर। कंज्यूमर अगर एक्सपेक्ट करते हैं प्राइसेस बढ़ें, राइज इवन फास्टर इन फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है और प्राइसेस फिर भी क्या हो रही है, मैंने राइजिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी रहे हो आप इंटरेस्ट रेट लेकिन आप कम इफेक्टिव है रिड्यूसिंग। जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज, कंज्यूमर को पता है, लगता है प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, एक्सपेक्ट है प्राइस बढ़े तो इवन फास्टर इन द फ्यूचर, आगे बढ़ने वाले, तो वो क्या करेंगे, गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है अब इतना इफेक्टिव नहीं होगा इन्फ्लेशन रिड्यूस करना। तो गाइस मैंने बात की बी इज द करेक्ट आंसर लगा। 30th MCQs country X and is an open economy with a floating exchange rate। floating exchange rate वो होती है जहाँ पे फ्लक्चुएशन और मैनिपुलेशन ऑफ अ करेंसी से बात करते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होती है, हम जहाँ पे बात करते हैं फ्लक्चुएशन और एक्सचेंज रेट, इट चेंजेस टू द फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लक्चुएट हो रहा था, अब मैनिपुलेट हो रहा था करेंसी, अब वो फिक्स हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। विच कॉम्बिनेशन पॉलिसी कुड बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, याद रखना बेटा जब फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, टैक्सेस को ज़्यादा करना चाहिए। टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो हमारे पास ये एक्सचेंज रेट है, डिमांड ऑफ करेंसी और सप्लाई ऑफ करेंसी, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास ये एक्सचेंज रेट डिमांड ऑफ करेंसी बढ़ी थी और सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ी थी, जब भी मेरे पास एक्सचेंज रेट क्या था, फिक्स था। ये फिक्स एक्सचेंज रेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटी फॉर द डॉलर, ये क्वांटिटी फॉर द डॉलर, ये ER ये रिप्रेजेंट किया क्वांटिटी फॉर द डॉलर से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया फिक्स एक्सचेंज रेट था। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे डिमांड फॉर द करेंसी मैंने बात की, जब फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो पहला MCQs बोलता है हाई विच पॉलिसी, ज़्यादा टैक्सेस लगाने चाहिए, हाँ डायरेक्ट टैक्स लगाना है। इनकम पे अगर टैक्स ज़्यादा लगेंगे, टैक्स ज़्यादा, इनकम टैक्स क्या होगा, अगर मैंने बोला इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है ऑब्वियसली बात है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स जब ज़्यादा बढ़ेगा, क्यों लगाएगा, पॉलिसी क्या है, जब इनकम टैक्स ज़्यादा, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी, पहले परचेजिंग पावर जो पैरिटी थी अबव थी बिलो थी, भाई बहुत ज़्यादा थी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी, कम थी, जो जब भी लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी जो बढ़ी तो जिसकी वजह से पॉलिसी कौन सी इंप्लीमेंट होगी, मैंने बात की ज़्यादा टैक्सेस लगाना चाहिए और न्यू फिक्स एक्सचेंज रेट जो होगा ऑब्वियसली बात है वो किससे होगा, मैंने बात की उनकी जो परचेजिंग पावर जो पैरिटी थी वो अबव होनी चाहिए, जिसके वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इफेक्ट आ सकता है। तो बेटा तो इसका मतलब क्या, मेरे पास जो आंसर बना वो क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ज़्यादा टैक्सेस लगाओगे तो जिसकी वजह से आप रिड्यूस कर सकते हो इन्फ्लेशन। टैक्सेस ज़्यादा हैं तो आपके पास, आप जानते हो आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कम होती है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम होती है जिसकी वजह से आप कंज्यूम कम करते हो, गुड्स की डिमांड कम होती है। जब गुड्स की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली बात है आप रिड्यूस नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन क्या रिड्यूस हो सकता है।
और आपकी परचेजिंग न्यू फिक्स एक्सचेंज रेट क्या फिक्स अबव होना चाहिए बिलो, अगर बिलो नहीं होना चाहिए क्योंकि अबव होना चाहिए, तभी अबव द परचेजिंग पावर, जितनी उनकी परचेजिंग पावर उतना ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इफेक्ट आए, जिसकी वजह से कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन। सो गाइज ये थे 30 MCQs। आई होप सो आप लोग क्लियर होंगे बेटा जी। और बेटा ये मेरी आप लोगों से है, आप लोग MCQs फॉलो करें। इवन कोई MCQs अगर मैंने थोड़ा तेज़ करके पढ़ा तो आप लोग इसकी मैसेज इंडिविजुअल करके पूछ लो व्हाट्सएप पे। सही गाइज, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।